नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में ऊर्जा संसाधनों के तहत कोयला संसाधन के वितरण और उत्पादन संबंधी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस देश से होता है? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस नदी घाटी में स्थित हैं? भारत की पहली कोयला खदान कौन सी है? तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? नेवेली लिग्नाइट क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस तरह के कई सारे और प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऊर्जा संसाधनों के क्लासिफिकेशन को समझें, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे सारे संसाधन जिसके माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, बिजली प्राप्त होती है, तो उन सबको हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। मोटे तौर पर इन ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक है नॉन रिन्यूएबल, अनव्यकरणीय कहते हैं हम हिंदी में, और दूसरा है रिन्यूएबल, नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे सारे संसाधन हैं जो मूलतः खनिजों से प्राप्त होते हैं, और ये एक बार समाप्त हो जाने पर या एक बार उपयोग में ले लिए जाने पर दोबारा फिर ये नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो इनको लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। यानी कि इंसान अपने जीवन में इनको दोबारा नहीं बना सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों साल बाद प्रकृति में ये अपने आप बनेंगे। तब इंसान किस रूप में पृथ्वी पर होगा होगा भी या नहीं होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम इसको ऐसा कहते हैं कि एक बार यूज करने पर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और ये सारे ज्यादातर खनिज होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या परमाणु ऊर्जा के अंदर यूरेनियम, थोरियम और कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो खनिज हैं और एक बार यूज करने पर हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो रिन्यूएबल जो है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, उसमें हम ऐसे सारे संसाधनों को रखते हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। प्रकृति में हम चाहे उसको कितना भी यूज कर लें, वो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, खत्म होने वाली चीजें नहीं है। और ये जो ऊर्जा संसाधन है, ये प्रदूषण भी बहुत कम करते हैं, या तो नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। इधर ये जो है सारे वो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाते हैं, और वर्तमान में विश्व के अंदर जो प्रदूषण फैलाने की सबसे ज्यादा समस्या है वो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। क्रमशः यही तीनों सबसे बड़े पॉल्यूटेंट हैं दुनिया में वर्तमान के अंदर हम देखें। लेकिन इधर वाले जो है ये ज्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते, बहुत सारे तो करते ही नहीं है, कुछ करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। तो ऐसे में जिन ऊर्जा संसाधनों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत जिसको हम कहते हैं, कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। सोलर एनर्जी देखिए, इसमें सौर ऊर्जा, ये भी कभी खत्म नहीं हो सकती, लगातार हमें रोज मिलती है, 12 घंटे ऑलमोस्ट जो हमारे दिन का समय होता है इसमें। विंड एनर्जी, जहां जहां भी पवन है, और वो हमेशा चलती रहती है, और ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला। इस तरह से पवन चक्कियां लगाकर हम इससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, जैसे लावा के रूप में हम बाहर भी निकलती है, वो कहीं गर्म पानी के सोते भी आपने देखे होंगे, तो वो जो अंदर गर्मी है पृथ्वी की, उससे बिजली पैदा करने को हम जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हालांकि विश्व स्तर पर बहुत बड़ी सफलता इस मामले में हाथ नहीं लगी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इसके उसका प्रोडक्शन होता है। बायोगैस और बायोमास, इसमें हम जैसे पशुओं के गोबर से भी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, और जो कृषि संबंधी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे, कचरे के माध्यम से भी हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बायोगैस और बायोमास के अंदर आते हैं। इसी तरह से टाइडल एनर्जी, यानी कि उसको हम ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। समुद्र के अंदर जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार के समय पानी ऊपर उठता है, उस ऊपर उठते हुए पानी से भी हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। उसको ऊपर रोक के वापस नीचे गिरा सकते हैं। ऊपर उठते समय ही बीच में रास्ते में कुछ ऐसे पंखे या टरबाइन लगाकर हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे ऊर्जा संसाधन हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, और पॉल्यूशन भी बहुत कम या नहीं करते हैं। दूसरा एक तरह का क्लासिफिकेशन इसमें ऐसा भी किया जाता है, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि जो नॉन रिन्यूएबल है उनको हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं, मतलब परंपरा, ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं, जिसमें से कोयला सबसे प्रमुख है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। और परंपरागत की जब हम बात करते हैं तो जल विद्युत उत्पादन जो है उसको भी ट्रेडिशनल में माना जाता है, वो भी काफी पुराना है।
गैर परंपरागत यानी कि नवीन जो ऊर्जा संसाधन है उनकी बात करेंगे तो यहाँ जल विद्युत को छोड़कर बाकी सारे, और इस परमाणु ऊर्जा को भी यहाँ ले आइए, ये भी नवीन ऊर्जा संसाधन है, इसकी टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप हुई है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, तो उसको भी यहाँ ले आइए, जल विद्युत को वहां ले जाइए, तो बाकी सारा एज इट इज रहेगा। और ये हो जाएगा परंपरागत ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस, और ये हो जाएगा गैर परंपरागत यानी कि अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन हम कहते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो मूलतः भारत के अंदर इस कोयला संसाधन यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल एक ही जो संसाधन कोयला, उसकी बात इस वीडियो के अंदर हम आगे करेंगे। ये देखिए कोयला, जब हम कोयले की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊर्जा के रूप में आज भी कोयला ही इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी सबसे ज्यादा कोयला ही एनर्जी सोर्स है, सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। इसको काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ब्रेड ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है, उद्योगों की रोटी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब उद्योग धंधों का विकास हुआ तो उसमें एनर्जी के तौर पर, ऊर्जा के तौर पर, जैसे हम रोटी खाते हैं तो उद्योगों की एनर्जी इसी से मिलती है, बिजली, तो उसमें कोयले को ब्रेड ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है। ये बायोटिक या फॉसिल एनर्जी, जिसको हम जैविक ऊर्जा संसाधन कहते हैं, तीन तरह के ऊर्जा संसाधन जिसमें हम पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, इन तीनों को हम जैविक ऊर्जा संसाधन कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जीवों से होता है। अब कोयले का निर्माण जीव कैसे? वनस्पति से। कोयले का जो निर्माण होता है वो ज्यादातर पेड़ पौधों के नीचे जमीन में दब जाने से होता है, और फिर उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स जमती रहती हैं, और लंबे समय में जब ताप और दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस ताप और दाब की वजह से ये जो लकड़ी है वो सारी कोयले में यानी कि कार्बन में बदल जाती है। तो कोयला बेसिकली कार्बन होता है, इसलिए इसको जैविक ऊर्जा संसाधन या फॉसिल एनर्जी के रूप में भी हम जानते हैं। ये ज्यादातर अवसादी चट्टानों में देखने को मिलते हैं कोयला जो है, क्योंकि वनस्पति नीचे दबती है, उसके बाद उसके ऊपर लेयर्स जमती रहती है, तो अवसाद जमते रहते हैं वो, इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कोयले की परतें जो है वो ज्यादातर दिखाई देती है। तो ये प्रश्न भी कभी कभी आता है कि किस तरह की चट्टानों में कोयला ज्यादा मिलता है? वो सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में ज्यादा मिलता है। अब हम कोयले के प्रकार पर बात करेंगे तो मूलतः कोयला चार तरह का होता है, जिसमें से सबसे पहले एंथ्रेसाइट का क्वालिटी का, और ये जो है इसमें कार्बन की मात्रा जो वो 95% तक होती है, 90 से 95% तक कार्बन होता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि वो लकड़ी जो है या पेड़ पौधे जो है वो कार्बन में बदल जाते हैं, और ये कार्बन ही है जो कोयले में जलता है। तो इसमें इस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 90 से 95% तक, और इसीलिए कार्बन जितना ज्यादा होता है कोयला उतनी ही बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला दुनिया भर में है एंथ्रेसाइट। लेकिन दुनिया में बहुत कम ही पाया जाता है, केवल 5% कोयला ही ऐसा है जो दुनिया में एंथ्रेसाइट किस्म का है। ये जब जलता है तो धुआं नहीं देता, क्योंकि 95% तक कार्बन है और कार्बन सारा जल जाता है, और इसकी लो जो होती है वो भी नीली होती है। ये थोड़ा कठोर होता है, चट्टान जैसा, और चमकदार होता है, स्वच्छ साफ सुथरा, इसको हाथ में पकड़ लें तो हाथ काले नहीं होते, और रवेदार होता है, और इमेज में आप देख सकते हो किस तरह का दिखाई देता है। सेकंड जो कोयले के टाइप्स है उसमें बिटुमिनस, और इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 75 से 80% तक होती है, इसलिए ये भी अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसका कलर बिल्कुल काला होता है, और विश्व में सबसे ज्यादा भंडार इसी तरह के कोयले के हैं। मतलब 80% कोयला जो है विश्व का वो इसी टाइप का, बिटुमिनस टाइप का है। और ये ज्यादातर गोंडवाना कालीन जो चट्टानें बनी हुई है उनकी शिराओं में, या उनकी जो जो पत्थर होते हैं, जो अवसादी चट्टानें हैं गोंडवाना काल की, वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी जब जलता है तो धुआं और राख दोनों कम ही होते हैं, लेकिन इसको पकड़ने से हाथ काला हो जाता है, क्योंकि इसमें भी कार्बन की मात्रा अच्छी है, 75 से 80% तक है। और ये दोनों एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस दुनिया में सबसे अच्छे कोयले माने जाते हैं। तीसरा लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक होती है। इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, और ये जलते समय अधिक धुआं देता है, क्योंकि अब कार्बन घट गया है तो इसमें दूसरी चीजें सारी मिली हुई होती है, तो वो सब धुआं देती है। और ये पीट और बिटुमिनस के बीच की जो किस्म होती है वो है ये। इसके बाद में जो अंतिम हम प्रकार देखते हैं वो है पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है, और ये जब कार्बन 40 से कम हो गया तो फिर ये धुआं अधिक देता है। इसकी लो जो होती है वो भी पीली होती है, अगर हम बर्तन वगैरह इस कोयले पे रखते हैं तो काले भी हो जाते हैं फटाफट। और ये कोयला के निर्माण की पहली अवस्था है, फर्स्ट अवस्था है, इसलिए इसको घटिया श्रेणी का कोयला कहा जाता है। उद्योगों में तो इसका उपयोग ज्यादा नहीं हो सकता, और घरेलू उपयोग में ये काम में लिया जा सकता है। तो बेसिकली जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबते हैं तो थोड़ा कम समय जब उसको लगता है, तो
वो पीट का निर्माण होता है, क्योंकि ताप और दाब बहुत ज्यादा काम नहीं करते इस पे, समय अभी कम हुआ है इसलिए। लेकिन थोड़ा और समय बढ़ता जाता है, वैसे ताप और दाब बढ़ता जाता है, तो पीट फिर लिग्नाइट में कन्वर्ट होगा, यानी कि ऐसे क्रमशः चलता है। पहले पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे से पीट, पीठ पर ताप और दाब ज्यादा बढ़ा तो लिग्नाइट, इसके ऊपर ताप और दाब और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर वो बिटुमिनस के अंदर चेंज हो जाता है, और बिटुमिनस के ऊपर ताप और दाब और लंबे समय तक काम करते हैं तो वो फिर एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। अच्छा, ये जो कहानी है वो यही खत्म नहीं हो जाती, आगे एंथ्रेसाइट पर जब ताप और दाब और बढ़ता है तो वो ग्रेफाइट में बदल जाता है, और ग्रेफाइट के अंदर ताप और दाब मतलब बहुत लंबा समय गुजर जाता है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो फिर वो हीरे में बदल जाता है। तो इस तरह से आपने कभी सुना भी होगा कि कोयला हीरे की खान में, जो हीरे हैं वो कोयले की खान के अंदर मिलते हैं। तो वो पूरा सीक्वेंस इस तरह से चलता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट, और लास्ट में वो हीरे के अंदर बदल जाता है। अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो विश्व स्तर पर कोयले का जो वितरण है वो किस तरह का है, इस मैप से बड़ा स्पष्ट है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कलर है वो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस टाइप का कोयला यहाँ दर्शाया गया है, इन सब जगहों पर आप देख सकते हैं, और ये लिग्नाइट जो ग्रीन कलर शो किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर, तो मेजर जो कोयला क्षेत्र है वो एशिया में, यहाँ रशिया से शुरू होकर ये पूरा चाइना वाला रीजन है, भारत में भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ अगर आप चलेंगे तो यूराल पर्वत के अंदर बहुत कोयला मिलता है, और यहाँ से चलते हुए ये पूरा रीजन है जो यूरोप तक चलता है। उसके बाद इसी बेल्ट में हम आगे की तरफ चलें तो यहाँ कनाडा और यूएसए के अंदर भी काफी कोयला पाया जाता है, यानी कि दुनिया में सबसे जो मेजर कोयला क्षेत्र है वो ये देखिए इसी में। यहाँ से अगर हम देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये पूरा जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट के अंदर कोयला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर कोयला ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक स्थिति में है, अफ्रीका में ज्यादा नहीं मिलता है, और ना ही दक्षिणी अमेरिका में ज्यादा मिलता है, कम कम ही है, आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। अगर हम उत्पादन के हिसाब से देखेंगे तो चाइना अभी दुनिया में 47% कोयले का उत्पादन कर रहा है, और ये नंबर 1 पर है, टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पर इंडिया है 10% के साथ में। ये सारे 2020 के आंकड़े हैं। इसी के साथ में अगले जो देश है वो यूएसए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, कजाकिस्तान, ये कुछ देश हैं जो आगे के क्रम में है इस कोयला उत्पादन के मामले में। तो यहाँ देखिए चाइना ये सबसे ज्यादा, और ये भारत सेकंड पोजीशन पर है, और यूएसए जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। हालांकि पहले ये बहुत ज्यादा करता था, पर अभी भी उसका उत्पादन काफी घट गया है, और चाइना ने अपना उत्पादन काफी बढ़ा लिया है इस मामले में। अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं तो भारत का दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर हम जो जो रिजर्व्स हैं, जो भंडार हैं, उसके हिसाब से देखें तो ये 5वीं पोजीशन पर है भारत, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, जो भंडारण है या जो जमाव है कोयले के, उसके हिसाब से हम 5th पोजीशन पर है। अब भारत में जो कोयले संबंधी कंपनियां काम करती है, एक दो उनकी बात हम कर लेते हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL कहते हैं इसको। 1975 में स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा, और ये कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। ये विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अप्रैल 2021 के डेटा पर हम जाएं तो ये देख लीजिए लगभग 600 मिलियन टन उत्पादन कोयले का ये कंपनी करती है, यानी कि भारत में जितना भी कोयला उत्पादन होता है उसका 83%, 83% कोल प्रोडक्शन भारत का ये अकेली कंपनी उत्पादित करती है। इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि ये भारत में रोजगार देने वाला भी एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है, जिसमें से लगभग 2,59,000 लोग काम करते हैं। इस कंपनी के पास लगभग 8 राज्यों में 85 माइनिंग एरियाज हैं, और एक माइनिंग एरिया के अंदर कई खाने हो सकती हैं। तो 8 राज्यों में फैला हुआ है इसका कारोबार जो है इस कंपनी का, और उसमें 345 माइंसेज हैं, जिसमें से 151 तो अंडरग्राउंड है, 172 जो है वो ओपन कास्ट माइंस है, और 22 दोनों तरह की हैं, मिक्स हैं दोनों, अंडरग्राउंड भी है और ओपन कास्ट भी है। तो इतनी खानों का संचालन ये भारत में करता है, और दुनिया का सबसे बड़ा कोल उत्पादन करने वाली फर्म है ये कोल इंडिया लिमिटेड। इसी तरह से एक और कंपनी काम करती है जिसका नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, BCCL कहते हैं इसको। ये इसकी स्थापना 1972 में धनबाद के अंदर हुई थी, झारखंड में ये धनबाद जगह है। ये जो है इसका नाम से ही स्पष्ट है कि कोकिंग कोल का उत्पादन ज्यादातर करती है। और कोकिंग कोल क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का कोयला है जो ज्यादातर आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। तो उस विशेष प्रकार के कोयले को हम कुकिंग कोल कहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है।
अब इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे तो ये कोकिंग कोल जो है उसी को ऑपरेट करने के लिए ये कंपनी काम करती है। अगर हम भारत के अंदर देखें तो मूलतः इस कंपनी की स्थापना झरिया और रानीगंज कोलफील्ड में ये जो कोकिंग कोयला उसको निकालने के लिए किया गया था। ये दोनों कोलफील्ड की बात हम आगे करेंगे, झरिया और रानीगंज की। लेकिन बाद में हम 1971 में कह रहे हैं तो भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, टेक ओवर कर लिया। और वो इसलिए कि ताकि भारत के अंदर जो कुकिंग कोल रिसोर्सेज हैं उसका डेवलपमेंट किया जा सके और उसका विधिवत खनन माइनिंग किया जा सके, इसलिए इसका भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। वर्तमान में अगर इस कंपनी को देखें तो 36 माइंसेज ऐसी हैं जिस पर जो इसके अधीन है और इसके अंडर में काम करती है, जिसमें से 11 अंडरग्राउंड है, 16 ओपन कास्ट है और 9 मिक्स टाइप की है। ये सारे डेटा अप्रैल 2020 के आसपास के हैं। अब हम भारत में अगर कोल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखिए 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से भारत के अंदर कुल कोयला उत्पादन हुआ था 716 मिलियन टन। और स्टेट वाइज अगर हम देखें तो इसमें अभी सबसे टॉप करने वाला जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, 158 मिलियन टन के आसपास। और ओडिशा उसमें 154 मिलियन टन सेकंड पोजीशन पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है, उसके बाद झारखंड चौथी पोजीशन पर है 119 मिलियन टन। लेकिन झारखंड के बारे में ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें लगभग 44 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है, यानी कि 99% जो प्रोडक्शन है कुकिंग कोल का वो झारखंड से ही होता है। या हम मोटे तौर पर ये कह लें कि कुकिंग कोल के मामले में झारखंड का एकाधिकार है, तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 99% कुकिंग कोल झारखंड से ही निकलता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स का नंबर आता है। लेकिन 4 मेजर जो स्टेट हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड है 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से, भारत सरकार के आंकड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जो मूल कोयला उत्पादन क्षेत्र है भारत का, वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली नदियों के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा दामोदर नदी घाटी है, तो उसका कोयला क्षेत्र कहलाएगा। ये सोन नदी घाटी है यहाँ पर महानदी घाटी है। और यहाँ अगर हम देखेंगे ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ये गोदावरी नदी घाटी। तो इस तरह से भारत में जो कोयला मूलतः पाया जाता है वो नदी घाटियों के हिसाब से पाया जाता है। और ये सारे उसके अलग अलग कोलफील्ड है जिनकी बात हम आगे के इस चैप्टर में आगे डिटेल में करेंगे। तो ये मेजर रीजन है अभी अगर हम देखें। और कुछ रीजन यहाँ से मेघालय होता हुआ असम तक भी फैला हुआ है इसमें। और ये सारे जो क्षेत्र हैं ये लिग्नाइट टाइप का कोयला पाया जाता है। अब हम भारत में अगर प्रोडक्शन को देखेंगे 2010 से 2020-21 तक के सेशन में, तो आप देखिए ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ये, और ये इस कलर में जो है वो CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, इसका उत्पादन करता है। और आप देख सकते हैं 2021 में लगभग 600 मिलियन टन उत्पादन इस कोल इंडिया लिमिटेड ने किया था। इसके बाद में ये जो थोड़ा रेडिश कलर आपको नजर आ रहा था वो SCCL करता है। ये भी भारत सरकार की कंपनी है जिसका नाम है सिंगरौली कोलरीज कंपनी लिमिटेड के नाम से। ये भी भारत सरकार का ही उपक्रम है, तो वो उसका प्रोडक्शन यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा छोटी छोटी और कंपनियां भी हैं जो इस फील्ड में काम करती है, लेकिन CIL सबसे बड़ी कंपनी है। स्टेट वाइज हम कोल प्रोडक्शन जो है उसके परसेंटेज वगैरह को अगर हम देखने की कोशिश करें, और ये जो प्रोडक्शन है वो नवंबर 2021 का है। उस पर्टिकुलर एक महीने के उस प्रोडक्शन को हम देखें तो यहाँ पर देखिए इसमें ये ओडिशा जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है, ये लगभग 25% के साथ में। इसमें ओडिशा जो है वो नंबर 1 पर है, लगभग 25% कोयला भारत का ये उत्पादित करता है। और ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, एक महीने के प्रोडक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं जो नवंबर 2021 का है। तो हम जैसे पूरा पिछले सेशन की पूरे बात कर रहे थे तो उसमें छत्तीसगढ़ आगे था, लेकिन अभी अभी जो नए डेटा फिर आ रहे हैं नवंबर 2021 के, उसमें ओडिशा ट्रेंड करने लगा है। अब यहाँ पर आप देखें सेकंड पोजीशन पर 20% के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो लीड करता है। इसके साथ ही 17% के साथ मध्य प्रदेश लीड करता है और 16% के साथ झारखंड फोर्थ पोजीशन पर है। इसी क्रम में हम आगे और देखेंगे तो तेलंगाना 9%, जो महाराष्ट्र है वो 8% कोयला उत्पादन करता है। यानी कि मेजर जो स्टेट है वो ये इस तरह से है। ठीक है, इसके अलावा और छोटे छोटे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, इस तरह के स्टेट भी कम मात्रा में कोयले पैदा करते हैं। लेकिन मेजर स्टेट आप देखिए ये है सारे। ईयरली बेसिस पे भी हम देखेंगे तो
वो ज्यादा यही वाले स्टेट थे, और ऐसे एक महीने के उसमें देखेंगे तब भी ये है। ये सारे भारत सरकार के आंकड़े हैं कोल मंत्रालय के नवंबर 2021 के। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के अंदर जितना भी कोयला उत्पादित होता है उसका 85% कोयला थर्मल पावर में इस्तेमाल में कर लिया जाता है, यानी कि तापीय ऊर्जा के अंदर। मतलब 80 जितना कोयला निकलता है 85% कोयले से हम केवल बिजली बना रहे हैं, कोयले से बिजली बना रहे हैं, तो उसमें इस्तेमाल हो जाता है। बाकी 15% जो बचा हुआ है और बाकी सारे कामों में इस्तेमाल में लिया जाता है। एक और बात ध्यान रखना कि देश में जितनी भी बिजली उत्पादन हो रही है उसका 55% एनर्जी, मतलब पूरा भारत की 55% एनर्जी आज भी कोयले से आती है। तो आज भी हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कोयला ही है। हालांकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी आज कल हम ये सारी बातें करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से बचना चाहिए, सतत विकास, ये वो सब बातें तो हो रही है, लेकिन अभी भी कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन है। न केवल भारत, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन यही है, और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये जानते हुए भी कि ये सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है आजकल पृथ्वी के ऊपर। अब हम अगर रिजर्व्स के हिसाब से देखेंगे कि कोयले का भंडारण किन राज्यों में ज्यादा है, तो भंडारण के मामले में लीड करता है झारखंड। यहाँ देखिए 26% के साथ में झारखंड सबसे बड़ा भंडारण वाला स्टेट है। दूसरे नंबर पर ओडिशा है लगभग 25% के साथ में, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। लगभग 18% भारत के जो रिजर्व है कोयले के वो इसमें देखने को मिलते हैं। और फोर्थ पोजीशन पर 10% के साथ में लगभग वेस्ट बंगाल है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश को भी आप देख सकते हैं, यहाँ तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी 4% कोयला लगभग मिलता है। इसके अलावा जो अन्य स्टेट इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में कोयले के रिजर्व्स पाए जाते हैं, जो कि कम कम मात्रा में ही है। लेकिन सारे मिलाकर अगर हम देखें तो झारखंड जो है वो सबसे टॉप पर स्टेट है इस मामले में, रिजर्व्स के मामले में। और अगर हम 2018 के जो कोयला मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि लगभग 3,19,000 मिलियन टन रिजर्व्स कोयले के भारत के अंदर मौजूद है, और वो ज्यादातर जो स्टेट है वो ये है सारे। अब ये जो कोयला है भारत के अंदर इतना सारा बड़ा रिजर्व्स जो हमें देखने को मिल रहा है, वो दो तरह से हम उसको समझ सकते हैं। एक कोयला है गोंडवाना कालीन कोयला। ये उस तरह का कोयला है जो आज से लगभग 20 से 25 करोड़ साल पहले बना है। और इस कोयले को अगर हम भारत में देखें तो भारत का 99.5% जो कोयला है वो इसी तरह का है। और इसके रिजर्व्स देखिए 3,17,000 मिलियन टन के आसपास है, जिसमें से 10 या 11% लगभग कोकिंग कोल है, और बाकी सारा नॉन कोकिंग कोल है लगभग 89% के आसपास। और ये कोयला जिन स्टेट्स में मिलता है उसमें झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही जो अभी मैं पीछे में अपने आपको दिखा रहा था। और ये जो मैक्सिमम कोयला है वो बिटुमिनस टाइप का है, और ये सारा जो कोयला है वो नदी घाटियों में पाया जाता है, जैसा कि मैं पिछले अभी मैप में दिखा रहा था आपको, सब रिवर बेसिन्स में आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ टर्शियरी कालीन जो कोयला है वो लगभग तृतीय काल कहते हैं इसको, टर्शियरी काल है, तृतीय काल कहते हैं। वो लगभग 1 से 7 करोड़ साल पहले बना हुआ है, यानी कि थोड़ा नया है। और ये भारत में केवल 0.5% कोयला ही है जो टोटल कोयला है उसका, और इसके रिजर्व 1588 मिलियन टन है। और जिन जिन राज्यों में ये पाया जाता है उसमें से असम के अंदर मुख्यतः माकूम जगह है, ये सबसे बड़ी जगह है इस कोयले के लिए, शिवसागर जिले में। इसके अलावा ये दिल्ली, जयपुर और मिकिर की पहाड़ियां उसमें भी देखने को मिलता है। मेघालय के अंदर मूलतः गारो की जो पहाड़ी है उसमें ज्यादा भंडार मिलते हैं, जहां ये डेरनगिरी कोलफील्ड है। इसके अलावा खासी की पहाड़ियां, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, सीजू है, लॉन्गरीन है, ऐसी जगह है जहां मेघालय में ये टर्शियरी काल का कोयला मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे तो यहाँ नामचिक नामरूप कोलफील्ड है। नागालैंड के अंदर बोर्जन, टिरू वैली और तेंसन करके जगह है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कालाकोट, और हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा वैली में ये टर्शियरी कालीन जो कोयला है वो देखने को मिलता है। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को बड़े ध्यान से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। ये नदियां सारी देखिए, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी है, ये सोन नदी है, ये दामोदर यहाँ पे, इसी तरह से ये महानदी है, और ये गोदावरी है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेजर कोयला बेल्ट है ये इन 4 नदियों के बेसिन में है। यहाँ दामोदर नदी, ये सोन, ये महानदी और ये गोदावरी, इन चारों नदियों के आसपास ये कोयले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है।
फिर इधर हम आगे चले तो यहाँ मेघालय से होता हुआ ये ठेठ असम में शिव सागर तक ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये पाया जाता है। इसी तरह से आप गोदावरी नदी को देखेंगे तो ये पूरा जो बेल्ट है गोदावरी बेसिन के अंदर स्थित है। और इसमें भी अब जैसे इसमें मेजर मेजर जो जगह है भारत के अंदर कोयले की, उसको देखिए रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में यहाँ है, ये जरिया और बोकारो दोनों देखिए झारखंड के अंदर है, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, तलचर ये ओडिशा में है, ये सिंगरेनी तेलंगाना में यहाँ पर है, और माकूम असम के अंदर है। तो ये कुछ मेजर मेजर जगहों के नाम मैंने आपको यहाँ इस मैप के अंदर दिखाए हैं। और इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि रिवर वैलीज के अंदर कोयले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं भारत के अंदर। इसीलिए हम जब गोंडवानाकालीन कोयले की बात करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो वो नदी बेसिन के आधार पर ही उसको समझते हैं। तो आगे भी हम नदी बेसिन के हिसाब से इस क्षेत्र के कोयले डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि ये कैसे सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए दामोदर वैली सबसे पहले हम शुरू करेंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो इस दामोदर नदी घाटी के अंदर ही पाया जाता है। ये जो कोयला क्षेत्र है वो दो राज्यों में फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल और झारखंड। और भारत का जितना भी कोयला है 2018 के जो आंकड़े हैं रिजर्व्स के, उसके हिसाब से हम देखें तो 36% कोयला भारत का इन्हीं दो राज्यों में और इस दामोदर नदी घाटी के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कोल क्षेत्र है उसका नाम है रानीगंज कोल क्षेत्र। ये जो नंबर 1 है ये रानीगंज कोल फील्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पश्चिमी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसी स्थान को भारत में कोयला खनन का जन्म स्थान कहा जाता है, यानी कि पहली कोयले की खान भारत के अंदर जो खोदी गई थी वो ये रानीगंज थी। 1774 की बात है, 1774 में। और यहाँ पर जो टोटल कोल रिजर्व्स हैं उसको हम देखें तो 600 मीटर की गहराई तक कोयला हमें देखने को मिलता है। 1530 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। अब आप इस पूरे रीजन को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी गोदावरी नदी बेसिन है, नहीं सॉरी दामोदर नदी बेसिन है, ये पूरा नदी बेसिन में कोयला यहाँ पर सारा बिखरा हुआ है। यहाँ से बाउंड्री गुजरती है, इधर वेस्ट बंगाल है और इधर झारखंड है। तो ये देखिए जो रानीगंज कोल फील्ड है ये वेस्ट बंगाल में है और बाकी सारे ये झारखंड के अंदर पड़ते हैं। तो अभी हम केवल अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो जो रानीगंज कोलफील्ड है वो ये वाला कोलफील्ड है, बिल्कुल बॉर्डर के पास, यहीं से बॉर्डर गुजर जाता है। और फिर बाकी सारे ये इधर से जो आपको दिख रहे हैं वो सारे झारखंड के अंदर है। उस झारखंड की अगर हम बात करें, ये उसकी इमेज है रानीगंज कोलफील्ड की, देखिए पूरी परत है बीच में, मिट्टी के बीच में। अगर हम दामोदर वैली के अंदर ही झारखंड स्टेट की बात करेंगे तो ये सारे जो कोलफील्ड है वो झारखंड के अंदर है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो झरिया जो कोलफील्ड है धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सबसे बड़ा कोलफील्ड है इस पूरे स्टेट का। मतलब झारखंड के अंदर जितना कोयला निकलता है उसका 50% कोयला इस झरिया से ही निकलता है और वो सारा बिटुमिनस टाइप का है। यहाँ देखिए नंबर 2 जो झरिया कोलफील्ड है ये बिल्कुल वो बॉर्डर के पास ही है, बॉर्डर तो बीच में से गुजार दिया गया है, ये इधर रह गया वेस्ट बंगाल में जो रानीगंज है और वो, और ये तो अभी की बात है, बाकी तो पूरा मिला हुआ एरिया ही था ये। तो ये झरिया कोलफील्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, और ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 280 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है जहाँ लार्ज स्केल पर ये कोयले का उत्पादन होता है। इसी तरह से झरिया से जो कोयला निकलता है या झारखंड और इन सब ये सारे आसपास के आसनसोल, जमशेदपुर, कुल्टी, कोलकाता, इसमें बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं सारे, और इन सारे उद्योग धंधों के अंदर इसका जो खपत है वो हो जाती है। इस झरिया कोलफील्ड के बारे में एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ कुछ खाने ऐसी हैं जिनमें आग लग गई है और पिछले 100 सालों से वो आग लगातार जारी है, लगातार वो जल ही रही है। और इसको हम जलते हुए जो देख रहे हैं वो 1916 में पहली बार देखी गई थी कि कुछ खाने यहाँ पर जल रही है, और वो आज तक कंटिन्यू जल ही रही है। पहले हम इन सारे कोलफील्ड को ध्यान से देख लेते हैं। तो झरिया कोलफील्ड मैंने आपको बताया ये नंबर 2 जो कोलफील्ड है वो झरिया है। फिर आप देखिए बोकारो कोलफील्ड है, ये नंबर 3 वाला, रामगढ़ करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये स्थित है, ये पूरा कोलफील्ड यहाँ देखिए। फिर ये रामगढ़ कोलफील्ड वही रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर आप देखिए करणपुरा कोलफील्ड है, ये 5 नंबर का। ये वैसे दो तरह के हैं, नॉर्थ और साउथ करणपुर दोनों है। नॉर्थ करणपुर जो है वो रांची, हजारीबाग और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है, और जो साउथ करणपुरा है वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। इसी तरह से ये औरंगा कोलफील्ड है, आप यहाँ देखिए ये 6 नंबर वाला। यहाँ हाटुर कोलफील्ड है 7 नंबर पर। ये हजारीबाग जो कोलफील्ड है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। गिरिडीह जो कोलफील्ड है, ये गिरिडीह कोलफील्ड जो है वो भी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, 10 नंबर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से राजमहल कोलफील्ड, ये थोड़ा और वेस्ट बंगाल की तरफ है।
तो यहाँ आप देखेंगे ये सारे कोल फील्ड ऐसे हैं जो जहाँ भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है, और ये सब ज्यादातर जो हिस्से हैं इसके हैं वो दामोदर नदी घाटी के अंदर लोकेटेड है। ये वो जो मैं आग लगने वाली बात आपको कह रहा हूँ, पिछले 100 सालों से लगातार इसमें आग जल रही है, पूरा लगातार जल रहा है, बुझाया नहीं जा सकता। जैसे बुझाने की हम कोशिश करते हैं तो वापस ये जल जाता है। तो लगभग 100 सालों से कुछ खाने ऐसी हैं यहाँ पर जो लगातार जल रही है। ये झरिया कोलफील्ड का सैटेलाइट व्यू है। आप देख सकते हैं किस तरह से कोयला खनन करते हैं, नीचे जाने के लिए कैसे ये सारे रास्ते बनाकर फिर नीचे गहराई तक जाया जाता है। कुछ ओपन पिट माइंस होती है जो बिल्कुल बाहर ही इसका खनन कर लिया जाता है। तो इसको इस इमेज में हम देख सकते हैं। आगे दामोदर के बाद हम गोदावरी नदी घाटी जो कोयला क्षेत्र है उसमें बात करते हैं, और ये मूलतः एक दो स्टेट में फैला हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम तेलंगाना स्टेट ले लेते हैं। तेलंगाना के अंदर तंदूर क्षेत्र है, इस विक्रमाबाद, ये विकाराबाद जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर। तो इस विकाराबाद के अंदर ये तंदूर क्षेत्र बहुत ही पॉपुलर क्षेत्र है तेलंगाना के अंदर कोयला क्षेत्र में। दूसरा हम बात करेंगे, ये सिंगरेनी एक जगह है यहाँ पर, ये देखिए आप, भदादरी कोटागुंडम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो इसके अंदर ये सिंगरेनी जो क्षेत्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अगर आदिलाबाद को देखें, यहाँ पर करीमनगर ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, खम्माम जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये वारंगल जो डिस्ट्रिक्ट है। तो एक बेल्ट है, यहाँ से यूं पूरा चलता रहता है। तो उस पूरे बेल्ट के अंदर इसका खनन किया जाता है। अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर मूलतः दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसका खनन किया जाता है। एक तो वर्धा घाटी, वो उसकी सहायक है दामोदर नदी की, वर्धा नदी, तो उसके वर्धा कोलफील्ड कहा जाता है, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसी के नॉर्थ में नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक कैम्प्टी कोलफील्ड है, तो वो भी इसमें पाया जाता है। और आगे और नॉर्थ में चले तो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी खनन होता है। तो ये पूरा एक बेल्ट है जो आगे यहाँ से मध्य प्रदेश से शुरू होकर के फिर महाराष्ट्र होता हुआ फिर ये तेलंगाना में आ गया। अभी मैं बता रहा था आपको, इस लिनियर पैटर्न में आगे की तरफ तेलंगाना में भी ये चलता रहता है, फिर आंध्रा तक चलता है। तो पूरा कोल बेल्ट जो है वो गोदावरी कोल बेल्ट कहलाता है। ये सिंगरेनी जो कोल माइन है आप यहाँ देख सकते हो, आसपास ही रेलवे ट्रैक है और यहाँ सारा एक खनन कार्य होता है। महानदी वैली कोलफील्ड को हम देखेंगे तो वो जो कोलफील्ड है वो ज्यादातर ओडिशा के अंदर फैला हुआ है। और ओडिशा में जगह है तलचर, ये अंगुल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, यहाँ देख सकते हैं अंगुल, यहाँ पर तलचर क्षेत्र है, ये इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र है, तलचर क्षेत्र जो है, जो ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है। इसी तरह से अगर हम ईब कोलफील्ड देखेंगे तो ये झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये इसमें ये ईब वैली कोलफील्ड पूरा लोकेटेड है। तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट कोलफील्ड है, एक तो तलचर और एक ईब वैली कोलफील्ड ओडिशा के अंदर, जो कि महानदी घाटी में पड़ता है। इसी तरह से महानदी घाटी में एक और स्टेट पड़ता है, वो है छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ कई सारे बड़े बड़े कोलफील्ड है, जिसमें से कोरबा का नाम सबसे बड़ा आता है, ये हसदेव रिवर के बेसिन के अंदर है। ये जो कोरबा है ये इस कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है यहाँ पर। दूसरा मान रायगढ़ कोलफील्ड, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर जो कोलफील्ड है वो काफी बड़ा कोलफील्ड है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ चिरी मीरी कोलफील्ड है। इसी तरह से झिली मिली और बिरसामपुर जो कोलफील्ड है वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये कोरबा के पास में ही है, और इधर कोरिया। अब देखेंगे हसदेव आरंग कोलफील्ड, ये सरगुजा और कोरबा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सरगुजा ये कोरबा दोनों हसदेव आरंग कोलफील्ड कहता है। तो इस तरह से ये मेजर कोलफील्ड है जो महानदी घाटी में है और इस छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है। आप देख सकते हो इस तरह से लार्ज स्केल पर खनन होता है। ये सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हो, ये कोरबा कोल माइंस जो है उसका इमेज है, उसका एक सेक्टर का इमेज है। तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ खनन होते हैं महानदी वैली के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोन नदी घाटी कोलफील्ड। इसका जो कोलफील्ड है वो ज्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए सिंगरौली कोलफील्ड है। ये सिंगरौली जो कोलफील्ड है वो इस सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसी में जब आगे की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, तो वहां भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ही है। एक और कोलफील्ड है सोहागपुर कोलफील्ड, ये शहडोल जिले में, ये देखिए ये शहडोल यहाँ पर। फिर तीसरा कोलफील्ड अगर हम मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वो है पेंच कान्हा और तवा वैली कोलफील्ड है, ये छिंदवाड़ा और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, ये वाला हिस्सा। ये छिंदवाड़ा और बैतूल वाला जो है वो पहले मैं महाराष्ट्र के अंदर आपको बता रहा था कि वो नागपुर के अंदर आगे की तरफ वो बेल्ट तेलंगाना तक चलता है, तो वो यही बेल्ट है, वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो बैतूल और इसमें मध्य प्रदेश, उसके बाद में वो आगे नागपुर और फिर वहां से होता हुआ ठेठ दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक जाता है।
तो मध्य प्रदेश में ये सिंगरौली और शहडोल जो क्षेत्र है वो तो आते हैं सोन नदी घाटी में, और ये छिंदवाड़ा और बैतूल जो आते हैं वो गोदावरी नदी घाटी के अंदर पड़ते हैं। तो इस तरह से पेंच, कान्हा, तवा वैली जो कोलफील्ड है वो गोदावरी बेसिन का कोलफील्ड है। अब हम भारत में लिग्नाइट कोयले की बात करेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ और कहाँ है। तो अगर हम टोटल उसके उत्पादन की बात करें तो लगभग टोटल रिजर्व्स की बात, भंडारण की बात करें तो लगभग 42 बिलियन टन भारत के अंदर लिग्नाइट पाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, थोड़ा घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, इसलिए इसका यूज तो होता है लेकिन बहुत अच्छे तरह से नहीं होता। और इसमें हम अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा लिग्नाइट भारत में उत्पादित भी करता है और उसके भंडार भी है। लगभग 81% भारत में जो लिग्नाइट है वो तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो नेवेली है, ये कुडालोरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसी के साथ में यहाँ अरियालूर अगर देखें, तंजावुर देखें या थिरुवावूर देखें, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर तमिलनाडु में ज्यादा पाया जाता है लिग्नाइट। सेकंड पोजीशन पर राजस्थान है, इसमें बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर बरसिंहसर, पलाना और गुड़ा क्षेत्र है। बाड़मेर के अंदर जालिपा, कपूरडी और गीरल क्षेत्र है। इसके अलावा जैसलमेर, नागौर, पाली, जालोर, इनमें बहुत कम मात्रा में ये देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर भरूच, सूरत, कच्छ, भावनगर, इन जिलों में। जम्मू कश्मीर के अंदर कुपवाड़ा, वेस्ट बंगाल में ये रक्षितपुर और मोहल्ला, केरल में कन्नूर और इसी तरह से पुडुचेरी में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, लिग्नाइट को देखोगे तो ये देखिए जम्मू कश्मीर वाला डिपोजिशन यहाँ है, राजस्थान में ये बीकानेर और बाड़मेर में, ये इधर थोड़ा यहाँ देखेंगे तो गुजरात के अंदर ये देखने को मिलता है। इसी तरह से ये नेवेली कोलफील्ड जो है इसमें तमिलनाडु के अंदर, वो यहाँ पर पाया जाता है। कुछ हिस्सा इसका पुडुचेरी में भी पड़ता है। तो इस तरह से ये मेजर लिग्नाइट क्षेत्र हैं सारे। और बाकी जो हम टर्शियरी कालीन और गोंडवाना कालीन कोयला कहते हैं, वो गोंडवाना कालीन कोयला सारा ये यहाँ पर हमने एक एक स्टेट को लेकर देखा, अभी बात की डिटेल में। तो ये है, और ये सारा टर्शियरी कालीन कोयला जो यहाँ पर देखने को मिलता है, तृतीय काल का कोयला। तो इस तरह से अगर हम भारत में इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो बड़ा स्पष्ट है। मेन जो कोयला है वो तो नदी घाटियों के आसपास आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, और इन सारे स्टेट्स में लिग्नाइट जो है वो यहाँ पर इस तरह से छितराया हुआ है, काफी बिखरा बिखरा सा क्षेत्र में है। ये नेवेली जो कोलफील्ड है उसकी इमेज है। अब हम भारत में कोयला आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, ये एक और कंसेप्ट पर हम बात कर लेते हैं। तो मूलतः भारत के अंदर कोयले का आयात किया जाता है, और जो आयात किए जाते हैं उसके जो डेटा है वो यहाँ पर है। कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, टोटल कोल कितना आता है, लिग्नाइट कितना आता है, सब कुछ है यहाँ। तो 2011-12 से लेके हम 2020-21 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखिए लास्ट 20-21 में हमने 214 मिलियन टन कोयले का आयात किया था 2020-21 के ईयर के अंदर। यानी कि हर बार हम कोयले का आयात करते हैं, हमें इसकी थोड़ी ज्यादा जरूरत है, एनर्जी में विशेष तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम हमारी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते तो हमें आयात की जरूरत होती है। इसी तरह से एक सवाल ये भी, क्या हम निर्यात भी करते हैं? हाँ, हम थोड़ा बहुत निर्यात करते हैं, और वो हमारे केवल जो पड़ोसी देश है उनको निर्यात करते हैं, लेकिन ये नहीं के बराबर है, बहुत नहीं के बराबर ही निर्यात करते हैं। तो ये जो घटिया क्वालिटी का कोयला है वो म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, जो पड़ोसी देश है हमारे, उनको जरूरत भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में छोटे छोटे देशों को हम निर्यात करते हैं, लेकिन बहुत कम। हाँ, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादातर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का कोयला है। उसके हिसाब से अगर हम भारत सरकार की ये कोयला मंत्रालय की साइट को देखें तो वहां ये डेटा सारे अवेलेबल है। तो कोयले में के बारे में हमने इतना डिटेल में देखा। अब वो जो शुरुआत में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, अब आप उनके आंसर दीजिए। अगर आप उनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम किसी और वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।